नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा कि धरती और आकाश दोनों है, जब हम धरती आकाश की बात करते हैं तो धरती पौधों के बिना नहीं है, पौधों के बिना जीवन नहीं है। और आकाश से जो हवा हम लेते हैं, अगर पौधे न हो तो वो हवा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधों के इस बात को देखते हुए पौधों पे भी बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं। हमारे सुनने वालों को शायद पता नहीं होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च है, जो पौधों पे विभिन्न तरह के अनुसंधान करता है, उनके जीनोमिक्स के बारे में और उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में। अब जबकि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और राष्ट्र जो बायो E3 प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा हो चुकी है, इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए के बातें कही गई हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज हमारे साथ इस बायो E3 पे और पौधों से जुड़े हुए अनुसंधान पे, विभिन्न जो अनुसंधान है उच्च स्तर के, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती। डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च की डायरेक्टर हैं, निदेशिका हैं। डॉक्टर शुभ्रा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। पहली बात, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी खुशी की बात है। जो भी जुड़े हुए हैं, जो सुनने जा रहे हैं, तो उनको मैं पौधों के बारे में थोड़ा बताऊं और कैसे वो हमारे इंस्टीट्यूट, जो आपने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, वो कैसे ये बायो E3 पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करेंगे आगे वाले दिन में। तो हम अपने बातचीत को दो भागों में बांटेंगे। पहली बात में हम बायो E3 जो नीति बनी है उसकी चर्चा करेंगे कि वो क्या है, उसमें योजनाएं क्या हैं और आपका जो अनुसंधान संस्थान है वो किस तरह कार्य करने जा रहा है। इसके बाद दूसरे भाग में हम बात करेंगे आपके संस्थान के बारे में, उसमें चल रहे कार्यों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और साथ ही साथ चूंकि आप एक विशेषज्ञ हैं और महिला एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आप एक अनुसंधान संस्थान के उच्च स्तर पे व्याप्त हैं, तो हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। अब जैसा कि भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जो बायो E3 प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है, जो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए है। हम आपके द्वारा अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि ये जो नीति है बायो E3, इसकी विशेषताएं क्या है और वो किस तरह के जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके विकास में और इसको व्यवसायीकरण में किस तरह से ये त्वरित गति देगा, नए आयाम खोलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो बायो E3 पॉलिसी आए हैं, ये अभी पहली बार ऐसा एक बोल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में। और ये पॉलिसी बायो E3, तो पहले हमें समझना है बायो E3 क्यों है। बायो है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी, तो हम सब ने सुना है एक जमाना था जो था IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आगे वाले सारे जो आने वाले हैं वो सब कुछ ड्राइव होगा थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसीलिए बायो E3 का पहला 3 लेटर है बायो। अब चलिए हम समझते हैं E3 क्यों बोलते हैं। तो E3 का है 3 शब्द और वो तीनों ही शुरू होता है E से। तो पहले शब्द है इकोनॉमी, फिर एनवायरनमेंट, फिर है एम्प्लॉयमेंट। अब हमें समझना है ये बायो E3 पॉलिसी क्यों लाए गए हैं। इसका कारण ये है, आप सभी लोग सुन रहे हैं दैट क्लाइमेट इज गेटिंग चेंज। देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हमारे जो हवा का बात कर रहे थे, आकाश की बात कर रहे थे आप, तो उसमें जो क्लाइमेट हमारी होता है उसमें हवा भी होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। वो हमारा जो पुराने जमाने में बोलते थे, अगर आप देखेंगे उसमें 5 एलिमेंट होता है और वो 5 एलिमेंट में अब जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये सारे चेंज होने जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सारे पेपर में तापमान बढ़ने जा रहे हैं, हर साल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुछ और भी चैलेंज आ रहे हैं, जैसे ड्राउट हो जाता है, जमीन सूख जाता है, पानी नहीं मिलता है, पौधों को उगाएंगे कैसे, पानी नहीं है, सॉइल पे सॉल्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस हो जाता है प्लांट को उगाने में। वैसे करके बहुत सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन में यही क्लाइमेटिक चैलेंज हो जाते हैं, तो आप प्लांट को उगाएंगे कैसे। दूसरी बात है, इसमें और भी चैलेंज होता है, जब प्लांट ग्रो होते हैं आपके कृषक के जमीन पे, वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। जैसे हमने विगत 3 साल में देखा कोरोना कैसे हमारा
सारे लाइफ को बहुत मुश्किल में डाल दिए थे, वैसे प्लांट को भी उस टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को जोजना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे होती है वो प्लांट कैसे उसको जोजे, उसके सेल के अंदर क्या है तो उसको जीवित रखे इतने सारे जो आर्सेनल आ रहे हैं उसके साथ युद्ध करने के बाद। ये सारे जो है उसके लिए एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो ये बायो E3 पॉलिसी है इसमें 6 टाइप के आधार में एक्चुअली जिसको बोलते हैं हम थीमेटिक सेक्टर, तो उस थीमेटिक सेक्टर में हम सभी लोगों ने काम अभी कर भी रहे, उसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या क्या थीमेटिक सेक्टर है जो एनवायरमेंट को हमें एक्चुअली लेके चले एक ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करके ग्रीन एंड क्लीन वर्ल्ड पे। तो उसमें 6 सेक्टर है। पहला है बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम। तो उसका है जो केमिकल पहले बनता था, एंजाइम्स बनते थे जो आप मेडिसिन के हिसाब से लेते हो, चाहे प्लांट की या ह्यूमन की, तो वो सारे केमिकल सिंथेसिस से बनता था केमिस्ट्री यूज करके। अब हम बोल रहे हम क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट हो, जैसे एनिमल्स हो, उनको यूज करके, क्योंकि उनके अंदर नेचर ने एक फैक्ट्री बना के दिया है, तो उसमें से क्या हम एंजाइम निकाले, क्या हम उनमें से केमिकल बनाए, तो ये पहला सेक्टर। दूसरी सेक्टर है फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन। उसमें क्या होता है दैट हमें सबको न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, फूड एंड न्यूट्रिशन के बिना हम जी नहीं सकते हैं। आज के दिन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, हमारी सेल्फ सफिशिएंट हम हुए हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, मगर अभी भी हमारा इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं और हमें ये चैलेंज रहेगा ही रहेगा। तो उसमें ये दूसरा सेक्टर है, हम स्मार्ट प्रोटीन बनाए, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट आपको बाजार में मिलता है, या हम फंक्शनल फूड, जैसे हम चावल खाते हैं, बहुत सारे लोग 2/3 ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड करते हैं चावल पे, जो हम स्टेपल फूड के हिसाब से लेते हैं हर एक मील में, तो क्या उसके अंदर हम प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। दूसरी है दैट प्रिसिशन बायोथेराप्यूटिक्स। तो वो फिर कैन वी मेक थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली मेडिसिन के रूप में आएगा, तो एंटीबॉडी बना सकते हैं, ये सारे ह्यूमन का हेल्थ के लिए। चौथा है क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो जहां पे NIPGR का रोल बहुत ज्यादा होगा आगे वाले दिन। जैसे मैंने आपको कहा पौधे को ग्रो करने के टाइम इतने सारे मुश्किल आती है फील्ड में, उसको कैसे क्लाइमेट को जोजे और उसका रिजिलिएंट प्लांट बनाए ताकि उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमें जितना खाद्य का जरूरत हो वो हमें मिले। उसके बाद है कार्बन कैप्चर। हम हर रोज न्यूज़पेपर खोलेंगे तो सुनेंगे कार्बन कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन। ये क्या होता है? पहले हम चलते थे बायोफॉसिल से, अभी जो जाएगा वो बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा। बट कार्बन कैप्चर में क्या हो रहा है, जैसे आप सुने हैं बहुत बार दैट वो पंजाब के साइड में पराली को बर्न करते हैं, तो वो पराली को जब बर्न करते हैं बहुत सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। दूसरा है जैसे एनिमल स्लॉटिंग होता है, उसमें एनिमल फूड का जो मीट वगैरह होता है उसमें से भी बहुत ज्यादा कार्बन बाहर आते हैं, डीजल पेट्रोल से आता है। इस कार्बन एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है, कैसे सुधारे ताकि हम एक बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर में हम लोग रहें। इसमें भी पौधों का काम आएगा। इसमें दूसरे तरीका का भी है, जैसे हाइड्रोजन यूज करे या कुछ और यूज करे, बट पौधों कैसे काम करे। मैं आ रही हूँ नेशनल प्लांट जीनोम से, मैं उसमें बोलना चाहूंगी। प्लांट में एक फंक्शन होता है जो और किसी में नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म में, वो है फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कैप्चर करते हैं और उसको यूज करके एक केमिकल प्लांट सेल के अंदर जो केमिकल इंडस्ट्री वो बनाता है ऑक्सीजन और वो बनाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैन वी मेक मोर कार्बन एफिशिएंट प्लांट जो कि उसको ज्यादा फोटोसिंथेसिस बनाए और ज्यादा कार्बन कैप्चर करे, तो इसमें भी काम में आएगा। और लास्ट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक मेरीन एंड स्पेस रिसर्च। इसमें क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं सुनीता विलियम गए हैं स्पेस में, अभी आप देख रहे हो हम बोल रहे हैं हम कब मून पे जाएंगे, हम चंद्रयान मिशन डाल रहे हैं। तो ये अगले 50 साल में, 25 साल में अगर कभी इनहेबिट करने जाए वो सारे स्पेस में अर्थ को छोड़ के, तो उसमें प्लांट को उगाना हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे प्लांट जो ग्रो होता है हमें ये पता होना चाहिए इसमें ग्रेविटी में प्लांट ग्रो होता है, ग्रेविटेशनल पूल होता है उसमें। वो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, वो जीरो ग्रेविटी है। अब हम उसमें कैसे प्लांट को ग्रो करें, इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे NIPGR और प्लांट रिसर्च वाले, जो अभी तो हमें बेसिक रिसर्च करके समझना है प्लांट को हम कैसे उगाए, वहां पे कैसे हम खाने प्रोड्यूस करें स्पेस में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो ये बायो E3 पॉलिसी का जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है ये 6 थीमेटिक एरिया में है और ये 6 थीमेटिक एरिया को बायो एनेबलर के थ्रू हमें लागू करना पड़ेगा आगे आने वाले दिन में। चलिए, आपने बहुत अच्छा से और बहुत सरल शब्दों में बायो E3 उससे जुड़ी हुई जो भी कार्य योजनाएं होंगी और जो कि सब महत्वपूर्ण ही होंगी उसके बारे में बताया। एक बायो E3 है, एक महत्वपूर्ण योजना है और इसमें आपका जो संस्थान है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसमें क्या कुछ अदर संस्थानों से भी आप कोई सहज कोलैबोरेशन जो
जो होता है वो होगा, जैसे आपने स्पेस की चर्चा की। दूसरा है कि आपने कहा कि बीज बनाने होंगे, तो इसमें अभी तक क्या पहले से आपका संस्थान कुछ करता रहा है? ऐसा अगर कोई कार्य है तो वो भी हमारे सुनने वालों को बताएं। एक्चुअली जो है हमारे इंस्टीट्यूट में जो काम बेसिक रिसर्च होता है, पहले जो ये इंस्टीट्यूट है वो बेसिक रिसर्च से काम शुरू करते हैं, जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है। कोई क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करें। अब ये तो हम बहुत साल से कर रहे हैं, ये 25 साल का पुराने इंस्टीट्यूट है अभी, तो 25 साल से हम ये देखते आए हैं। इसमें हमारा लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट आया, चिकपी आपने सुना होगा, चना। अब चना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट फिर भी हम उसको इम्पोर्ट करते हैं हमारे यूज के लिए। तो ये चना का एक वैरायटी बनाया गया है जो ड्राउट कंडीशन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। ये हमने ICR जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनके साथ जोड़ के ये काम करके उसको अभी वो गेजेट नोटिफिकेशन होके बाहर गया है। इस ईयर में भी एक उस टाइप का चना बन रहा है। हमारा एक और रिसर्च इसमें जा रहा है, जैसे ऑयल होता है, ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड ऑयल जो होता है तो उसमें एक केमिकल होता है जो हमारा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ग्लूकोसिनोलेट, उसको कैसे हटाए, वो एक रिसर्च हुआ है, वो भी एक प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा। तो इस टाइप का और भी हम बनाने जा रहे हैं अभी, जैसे पैथोजन को चैलेंज करे तो राइस कैसे ग्रो होगा, जहाँ पे फंगल पैथोजन ज्यादा है, बैक्टीरियल पैथोजन जाता है, बाकी प्लांट कैसे होंगे, ये सारे जो है ये चर्चा हो रही है। कुछ लीड भी है, कुछ नया प्रोग्राम अभी हम शुरू किए हैं 2-3 साल से, मिशन मोड प्रोग्राम, जिसमें जो आपने पूछा था कोलैबोरेशन, जैसे एक प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं NIPGR से, वो चिकपी कमीशन प्रोग्राम। आपको मालूम होगा इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पूरी वर्ल्ड में 34 है, उसका 4 हमारे पास है, तो हम बहुत रिच कंट्री है हमारे पास। तो हमने वो 10,000 चिकपी जीनोम को सीक्वेंस कर दिया, और प्रोग्राम हम कर रहे 14 और इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन के साथ। वैसे ही और एक प्रोग्राम में राइस का न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ICR का इंस्टीट्यूट, ICMR जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल है उनका इंस्टीट्यूट, और हॉस्पिटल। तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट डेंस राइस बना पाएंगे क्या, क्योंकि 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन राइस को स्टेपल फूड के हिसाब से हर रोज 2 टाइम लेते हैं। कैन वी डिलीवर द न्यूट्रिएंट टू ह्यूमन थ्रू आवर व्हीकल विच इज राइस और चिकपी। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोलैबोरेशन हमारे इंस्टीट्यूट अभी लगभग 70 से 80 कोलैबोरेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ या यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा इतने सारे प्रोग्राम चल रहा है, उसके साथ हमारा 6 प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जोड़ के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि जो डाइट है वो बहुत जरूरी है, कि वो इम्यूनिटी को बनाता है, बढ़ाता है, और जब वो इम्यूनिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि वही जो है चाहे क्लाइमेट के अगेंस्ट में टॉलरेबल स्ट्रेंथ दे या डिजीज के अगेंस्ट में दे, और ये सब न्यूट्रिएंट तो प्लांट से ही आएगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट तो वही है। और जब भी ये प्लांट की चर्चा होगी तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट के कार्य का महत्व बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं आपके संस्थान पे। आपके संस्थान में जो कार्य हो रहे हैं और कई सालों से हो रहे हैं, कार्य की गुणवत्ता, महत्व और बृहत्ता, जो लार्जनेस है, उसको देखते हुए आपका जो संस्थान है एक सेंटर से एक इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया है। तो हमें थोड़ा आप अपने संस्थान में जो आपके कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, हो रहे हैं, उनके बारे में, खास करके जब कोई स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है इस क्षेत्र में, या हायर PhD शोध करना चाहते हैं, तो किस किस तरह की सुविधाएं, अवसर हैं, किस किस तरह के कार्य किए गए हैं और कार्य किए जाने के लिए उसके पास अवसर होंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनके लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये एक्चुअली हमारे जो इंस्टीट्यूट है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट है, जो अभी ब्रिक आप लोगों ने सुने होंगे, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, उसके अंतर्गत हो गए हैं। और ये इंस्टीट्यूट स्थापित हुई थी 1997 में 30 नवंबर को, जो कोइंसाइड करते हैं इंडिया की 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और 30 नवंबर है सर JC बोस, जगदीश चंद्र बोस की बर्थडे। तो जगदीश चंद्र बोस को सभी लोग जानते हैं, वो महान आत्मा थे जो फिजिक्स बायोलॉजी दोनों का इंटरफेस में काम किए हैं, और
ये इंस्टीट्यूट को फिर 2005 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी आए और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को डेडिकेट किए टू द नेशन। तो अब हम जो काम यहाँ पे करते हैं वो बेसिकली शुरू होता है बेसिक रिसर्च से। तो अगर हम समझ ही नहीं पाए प्लांट का एक सेल कैसे काम करता है, प्लांट कैसे ग्रो होता है, डेवलप होता है, एक सीड आपको कृषक को दे दिया, वो सीड से पूरा प्लांट कैसे बना, उसमें से फिर से फसल कैसे आया, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा बहुत सारा स्ट्रेस सिचुएशन पे प्लांट ग्रो होता है, जैसे ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गया, कोई भी पैथोजन का अटैक हो गया, तो उसको कैसे जूझे प्लांट, इसका भी हम रिसर्च करते हैं। तीसरा है हम प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो हम बोलते हैं फर्टिलाइजर NPK, कैसे प्लांट के अंदर जाने के बाद उसको कैसे फिक्स करते हैं प्लांट अपने सेल में, उसमें से कैसे खाद्य बनाते हैं और वो खाद्य जाके स्टोर होता है स्टोरेज ऑर्गन में, जिसको हम कहते हैं सीड, या पोटैटो में एक ट्यूबर होता है, फ्रूट होता है, उसमें कैसे जाता है जो बाद में या एनिमल या ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। तो ये सब के विषय में हमारे यहाँ पे चर्चा होती है। उसके ऊपर दो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आप लोग सुनते जा रहे हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये IT की जमाना है, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारे डेटा हम निकाल रहे हैं जो ओमिक्स बेस्ड रिसर्च से आ रहा है। अब उसको कैसे हम एक जगह में ले आए, एनालाइज करे, इतना 1000 ट्रिलियंस में डेटा आ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मशीन चाहिए और वो कंप्यूटर होगा और उसमें हम यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जो आप सुन रहे हैं। तो उसको यूज करके क्या हम उसका मॉडल बनाएं, वो मॉडल अगर हम बना पाएंगे, वो मॉडल से क्या कृषक को कुछ हम बता सके। तो एक स्मॉल एग्जांपल अगर आप लेते हैं, कोई धान को चाष कर रहा है और उसमें बहुत सारे बीमारी लगी है, कैसे कृषक को पता चलेगा उसमें क्या बीमारी है, उसके लिए क्या मेडिसिन डालेंगे, वहां पे क्या स्प्रे करेंगे। तो उसमें होता है इमेज जो है, जैसे ड्रोन आपने सुना होगा, आजकल बहुत जगह में ड्रोन की चर्चा चल रही है के लिए काफी, हाँ। तो वो ड्रोन से आप ऊपर से वो पूरा फील्ड का कैप्चर कर लीजिए इमेज, उसमें हो जाएगा जो नॉर्मल हेल्दी प्लांट है उसका इमेज कैसे आ रहा है, और होगा जो प्लांट डिजीज्ड है उसका इमेज कैसे आ रहा है। अब उसमें से एक फोटो आ गया, अब उसके बेसिस में कुछ डेवलप कर लिया AI यूज करके, दैट इज जो मशीन लर्निंग होता है ML और AI, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसमें से जो आ गया, अब हम उसको फार्मर को दे सकते हैं एज अ सॉल्यूशन, दैट अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है तो ये बैक्टीरिया ने अटैक किया, ये वायरस ने अटैक किया। अब फार्मर को वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कैसे उसको समाधान करे। ये सारे काम भी हमारे यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा धीरे से हमने वो जैसे बायो E3 का हमने बोला, वो आगे वाले आने में हमने इसरो से कोलैबोरेशन करने का कोशिश कर रहा है, ताकि हम ये जानना चाह रहे कैसे प्लांट हम जीरो ग्रेविटी में ग्रो करें स्पेस रिसर्च के लिए। तो इसमें भी हमारे संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे वाले दिन पे। ये बहुत अच्छा, और ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि किस तरह से जो IT टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो पौधों के अनुसंधान में, अध्ययन में, और उनके जो डिफरेंट तरह के जो स्पीसीज हैं या जो भी उनके में समस्याएं हैं उसको दूर करने में, उसके अध्ययन के लिए किया जा रहा है। एक समय जो अभी वर्तमान दौर तक रहा वो IT क्रांति का रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार भी वही है और सबसे ज्यादा कोर्सेज इंस्टीट्यूट भी हमारे देश में IT सेक्टर में ही है, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में। अब बायो E3 आई है और एक योजना बनाई गई है कि किस तरह से रोजगार को, पर्यावरण को और अर्थव्यवस्था के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। इसमें आपके यहाँ जो शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, ऐसा शोध अनुसंधान क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी कोलैबोरेशन है? और अभी तक अगर पेटेंट जो कुछ हुए हों उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये बताने के पहले मैं आपकी इसके पिछले वाले क्वेश्चन का एक और ऐड करना चाहती हूँ। उसमें वो है, वो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए, तो वो बात ये है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक PhD प्रोग्राम चालू किए हैं और वो PhD प्रोग्राम जो है इसी साल शुरू हुआ 1 अगस्त से। और उसमें डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल PhD प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ वो PhD प्रोग्राम में बेसिकली हम स्टूडेंट्स को शुरू में सिखाएंगे सारे बायोलॉजी के बारे में, वो थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी वे में सिखाना है। उसके बाद उनको हम भेजेंगे डिफरेंट जगह में जो सोसाइटी के साथ वो जाके इंटरेक्ट करे, ताकि किसी को
इंटरेस्ट है मेडिकल रिसर्च में, तो वो गए कोई हॉस्पिटल्स में, वो 3 महीना वहां पे रहे। वो कोई एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या कहीं पे हम भेजे हैं, तो वो जाके देखे रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, समझने का कोशिश करे। तो ये बहुत एक नॉवेल टाइप का आइडिया लेके डीबीटी ने एक नया पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है, I3C ब्रिक पीएचडी प्रोग्राम उसका नाम है। I3C क्यों I3? ये है आइडिएट, इमर्स एंड इनोवेट। ओके, सो वो करके उसके बाद वो लैब में वापस आए और वहां से वो क्वेश्चन लेके आए, जो क्वेश्चन है आगे वाले दिन में चैलेंज किया है, उस चैलेंज को कैसे समाधान करे, फिर आके वो पीएचडी रिसर्च उस टॉपिक पे करे। तो ये भी स्टूडेंट को जानना चाहिए। आगे देखते रहें, डीबीटी का वेबसाइट या ब्रिक का जो भी इंस्टीट्यूशन है, 15 इंस्टीट्यूशन है, उनके वेबसाइट हर साल ये प्रोग्राम होता रहेगा और इस प्रोग्राम में स्टूडेंट आके योगदान करे तो उनको बहुत अच्छा से सीखने का मिलेगा। सीखने के साथ साथ अब क्या होगा, उसमें से आपको शुरू में इंडस्ट्री लिंक हो रहा है। तो जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये प्रोग्राम से भी हम आगे वाले स्टूडेंट्स को ऐसा ट्रेन करेंगे ताकि वो इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब हो जाए, तो उसमें उनका जनरेशन हो जाएगा। जो हम बायो E3 में आप बोल रहे हैं, दैट कोई भी जो बायो E3 का जो एक ई है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसको छोड़ के भी जैसे बायो E3 में है, हमने बायो एनेबलर एक कॉन्सेप्ट है। तो ये बायो एनेबलर जो है उसमें 3 टाइप के चीजें हैं। एक तो है बायो E3 हब बोल रहा है, तो ये सारे हमारे जैसे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करके कुछ फाइंडिंग होता है। जैसे आपने पूछा, हमारा बहुत सारे पेटेंट है, तो वो पेटेंट आप अगर देखेंगे हमारी वेबसाइट में सारे पेटेंट लिस्टेड हैं। अब वो पेटेंट को हम कोई कंपनी को दें, तो पेटेंट आ रहा है हमारा बेसिक रिसर्च से पब्लिकेशन पेटेंट। अब वो जा रहे हैं कंपनी को जो इंटरेस्टेड है, तो वो जो जा रहा है उसके बीच में एक स्टार्टअप भी बन सकता है और वो जाएगा तो इंडस्ट्री का कनेक्ट हो जाएगा और उसमें से वो जाएगा स्केलिंग अप में, और वो स्केलिंग अप इज एक्चुअली द बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पेटेंट है, वो इंटरनेशनल पेटेंट भी है, नेशनल पेटेंट भी है। और वो पेटेंट का एक एग्जांपल मैं अभी देने जा रही हूँ, जिसमें ऐसा तो बहुत सारे हैं, तो जो अभी रिसेंट जो है जिसमें एक कंपनी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, उसमें जैसे जीनोमिक्स हमारे इंस्टीट्यूट करते हैं, एक टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें आप एक मान लीजिए राइस प्लांट के अंदर सारी जो जीन है वो डिफरेंट वैरायटी में आप उसका जो भी एलिलिक वेरिएशन है उसको मैप कर सकते हो। उसको हम बोल रहे हैं, वो बेसिकली एक SNP टेक्नोलॉजी होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टेक्नोलॉजी। चिप बनाया है, DNA चिप, राइस के लिए, एक चिप के लिए। अभी ये हम इंडस्ट्री को देने जा रहे हैं। सो ये एकदम रिसेंट है जो हम देने जा रहे हैं। इसका पेटेंट फिर अभी काम में आ गया। दूसरा है जो हमारे एक वैज्ञानिक ने बनाया, जिसमें बहुत सारा फूड का स्पॉइलेज होता है। एक तो है आप कैसे उगाएंगे ज्यादा, अब जब ज्यादा उगाते हैं उसमें स्पॉइल भी बहुत होता है, उसको रोकेंगे कैसे। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत स्पॉइलेज होता है। एक टेक्नोलॉजी ले आए हैं हमारे एक कोलीग, ये क्या है, फॉर्मुलेशन बनाया। वो फॉर्मुलेशन अगर आप यूज करेंगे, जो ये टोमेटो है, बहुत सारा कैप्सिकम है, वैसे कम से कम 10-20 फ्रूट और वेजिटेबल को वो टेक्नोलॉजी में आप रखेंगे, तो जैसे एक टोमेटो आप किचन में रखेंगे तो वो 2 दिन में सड़ जाता है। एक बॉक्स में अगर आप रखेंगे जिसमें वो केमिस्ट्री है, तो वो फिर 20 दिन तक ठीक रहेगा। उसको आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज करें, उसको फार्मर्स फील्ड में यूज करें। ये 75 टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, उसमें से एक चुने हुए टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी हम वेस्टेज ना हो, स्पॉइलेज को रोक के शेल्फ लाइफ बढ़ाए, इस टाइप का काम भी हम कर रहे हैं। इसमें भी हम लेके जा रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छा। आपने जो उद्योग जगत के साथ जो अनुसंधान संस्थानों का जो सहयोग है, जो कॉपरेशन और कोलैबोरेशन है, उसका आपने अच्छा उदाहरण दिया है। ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ एक किस्से कहानियों में हमने सुना है और पढ़ा है, जिन की चर्चा होती रही है। चमत्कारी एक जिन प्रकट होता है और बहुत सारी लोगों की आशाएं पूरी कर देता है, इच्छाएं पूरी कर देता है, और वो जिन अब जीनोमिक्स में आया है। तो जीन से जीनोमिक्स और जेनेटिक टेक्नोलॉजी, हम अपने सुनने वालों को जीन के इस चमत्कार को, जो वैज्ञानिक चमत्कार है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये जीन, जीनोमिक्स और जेनेटिक्स कैसे इंटर रिलेटेड हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। ये जो है, इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पहले समझना होगा। तो
पहली बात है जीन क्या है, तो जो हम सुनते जा रहे हैं, तो जीन ऐसा एक वस्तु है जो बेसिकली हम सब ने सुना है क्रोमोसोम है। तो हर एक सेल में क्रोमोसोम होता है। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन का बोल रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। एक सेट आता है माता की तरफ से, एक आता है पिता की तरफ से, और वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम हम बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, वो डीएनए रहता है, और वो जो डीएनए है उसमें जीन्स होते हैं। ये 3 लेयर की बात है। अब ये जो जीन है वो एक एक जीन एक एक ट्रेट को, जैसे मान लीजिए एक राइस प्लांट में जो सीड है वो बहुत लंबा है, जैसे मान लो बासमती, उसमें आपका सुगंध आता है, मगर आप नॉर्मल राइस ले लो सुगंध नहीं है। तो ये जो कंट्रोल करते हैं, ये इसको हम ट्रेट कहते हैं, और ये ट्रेट को जो कंट्रोल करता है वो है वो जीन। तो वो एक जीन कर सकता है या तो 4-5 जीन, जैसे हम भी काम करते हैं लैब में, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, वो डिफरेंट जीन भी अपने आप वापस में कोलैबोरेशन में काम करके प्रोटीन बना के वो प्रोटीन कोलैबोरेशन में वो ट्रेट को करते हैं। तो ये जीन है। अब जेनेटिक्स क्या है, जीनोमिक्स क्या है? जेनेटिक्स और जीनोमिक्स है द स्टडी ऑफ जीन इन डिफरेंट वे। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, हम एक जीन का फंक्शन देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे ब्रीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक मान लो ड्राउट टॉलरेंट राइस है, और एक राइस है जिसमें हाई प्रोडक्शन है मगर ड्राउट टॉलरेंस नहीं है, ड्राउट ससेप्टेबल है। आपने सुना होगा ब्रीडिंग करते हैं लोगों ने, ब्रीडर ने, तो उन्होंने दोनों को मिला दिया। अब ये जो जीन है वो जीन क्रॉसओवर करके मिक्स हो गया। अब वो जो स्टडी होता है इसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक्स। जैसे मेंडल ने जेनेटिक्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला, जिसमें वो जेनेटिक्स को स्टडी करके हम जीन का इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स क्या है, जीनोमिक्स है इन अ टोटलिटी। जेनेटिक्स में हम एक जीन का फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब सेल में एक जीन तो नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा, मान लीजिए अरेबिडोप्सिस जो बेसिकली एक छोटा सा वीड है, और वो जैसे गिनीपिग ऑफ प्लांट हम बोलते हैं, कोई भी रिसर्च हम पहले उनके ऊपर करते हैं। तो वो अरेबिडोप्सिस में मान लीजिए आपका 25,000 जीन है। अब एक सेल में 25,000 जीन है। तो जीनोमिक्स वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक जीन नहीं, ये सारे 25,000 जीन को एक साथ स्टडी करेंगे, वो उसको बोलते हैं जीनोमिक्स। जीन प्लस ओमिक्स मेक्स जीनोमिक्स। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, बट दे आर ऑल इंटरलिंक्ड एंड इसका यूनिट बेस इज जीन। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जीन महत्वपूर्ण है। जीन से ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से बॉडी बनता है, और बॉडी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्लांट से आता है। तो अगर अंततः देखें तो जितने भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल है, तो जीन फॉर्मेशन जो है वो प्लांट से ही आ रहा है, या प्लांट न्यूट्रिएंट के हिसाब से रिलेटेड हो रहा है। न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो रहा है, ये बात सही है। अगर आप देखेंगे तो 70% हमारी जो डाइट आती है वो प्लांट बेस्ड है, 30% आता है एनिमल प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, जैसे आपका पनीर हो गया, या आप मीट, फिश, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट, फिश सारे कुछ आता है। तो वो 70% हम वेजिटेबल से और राइस, चावल, दाल ये सब से लेते हैं। मगर जीन जो है, जीन एक्चुअली प्लांट से एनिमल ऐसा करके कुछ नहीं, कुछ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हुआ है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर भी हुआ है, बट जीन हर एक में है शुरू से। तो जीन प्लांट से एनिमल पे नहीं जाता है, तो प्लांट का प्रोडक्ट एनिमल कंज्यूम करते हैं। तो वो हमारा इकोलॉजिकल चेन है, फूड चेन जिसको हम कहते हैं। तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम लेते हैं, बट जीन को हम नहीं लेते हैं। जीन मतलब जो है दोनों प्लांट और एनिमल में इंटर रिलेटेड नहीं हो सकता। जीन बनता है 4 लेटर से, ATGC, 4 बेस है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सारे जीन में यही होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बट एक जीन, जैसे मान लीजिए ह्यूमन में आई का कलर बना रहे, ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, वैसा ही एक कलर का जो ट्रेट है वो प्लांट में भी होता। कोई जैसे फूल आपने देखा है, कोई लाल होता, कोई पिंक होता, कोई ब्लू होता, हाँ। बट ये नहीं है, जो आई का कलर का जीन है उसका कॉम्पोजिशन जो है और इसका जो जीन है वो सेम नहीं है, मगर दोनों ही बना है ATGC लेटर से। तो कॉमनैलिटी वहां पे है, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करके जेनिक कॉम्पोजिशन हम बोलते हैं, वो जेनिक कॉम्पोजिशन डिफर हो जाता है। सारे चमत्कार जीन में ही है, इसीलिए जीन की कहानियां जो सुनाई गई है उसका भी पता नहीं क्या ज्ञान रहा होगा या किस तरह से सोचा गया होगा। अब चलते चलते हम अंत में अपने सुनने वालों के लिए आपके बारे में बताना चाहेंगे। कहा जाता है कि अनुसंधानों में, खास करके उच्च अध्ययन में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में आप एक
इस तरह के जो मान्यता प्राप्त एक संस्थान के निदेशक हैं, तो थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताइए। ये जो बात है अपने बारे में मैं क्या बोलूं पता नहीं, बट जब मैं क्लास 8 स्टैंडर्ड में थी तब हमारे जो टीचर थे स्कूल में, उन्होंने बायोलॉजी क्लास में एक बार ये बताया क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या है, मेंडल का हेरिडिटरी लॉ बताया, जीन बताया। तो क्या होता है जब आप क्लास में जाते हो, जैसे केमिस्ट्री क्लास में जाओ, फिजिक्स क्लास में जाओ, तो वहां पे केमिस्ट्री में आपको कलर दिखती है, कुछ भी दिखता है तो आप देखते हो। ये एक फ्रेज है, बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो हमने जब सुना है जीन क्रोमोसोम बट देख नहीं पाया, तो हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी आया हम कैसे इसको देखें, तो मैं क्या पढ़ाई करूं ताकि ये मैं देख पाऊंगी आगे जाके। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट आया बायोलॉजी में और ज्यादातर जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में। और उसमें से फिर हम गए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, एक कॉलेज है कलकत्ता में, तो मैं कलकत्ता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैं बॉटनी में भर्ती हुई और फिर मैं प्लांट के बारे में सीखना शुरू किया। ऑल्दो शुरू में मुझे लगा मैं डॉक्टर बनूं, मगर मेरा पिताजी ने नहीं चाहा, तो फिर मैं वो छोड़ के बॉटनी में गए। उसके बाद एक और इंटरेस्ट मेरा आया जब हम बीएससी में थे, वो एक बैक्टीरिया तब बोला गया, तो वो है फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है। प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती यूएस में, वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट है, तो वो हमें पढ़ाया गया है। उसमें से हमें लगा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्या हम कोई ऐसा प्लांट बनाए ताकि प्लांट का जो भी डिजीज है वो डिजीज को हम ठीक करें, क्योंकि मेरा मन में वो था मैं डॉक्टर बनूंगी। अब ह्यूमन का नहीं हुआ तो प्लांट, तो उसके बेसिस में फिर मैंने जाके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई। वहां पे फिर मैंने बॉटनी का एमएससी की। उसके बाद मैं आई रिसर्च करने, शोध के लिए, वो जेएनयू में दिल्ली में, और वहां पे मैंने प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी किया। उसके बाद तो मुझे मौका मिला इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए, तो मैं एज ए फाउंडिंग फैकल्टी इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया और आज लास्ट 26 साल से इसी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। और जितना ज्यादा काम कर रही हूँ उतना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है और उसको सोचना, उसको समझना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जो मैं कर रही हूँ। बीच में मैं एक दफा एज ए विजिटिंग फैकल्टी, येल यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, यूएस में है, तो वहां पे मैं गई थी, तो एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंने वहां पे भी कुछ काम किया। जब मैं यहाँ पे फैकल्टी थी उसी टाइम गए थे। यही मेरा पूरा रिसर्च और एकेडमिक कैरियर है जिसमें मैं अपने आप को अभी भी जुड़े रखे हुए हैं। ऑल्दो मैं इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हूँ, मगर साथ साथ मेरा साइंस भी होता रहता है। चलिए, बहुत अच्छा, जो कहानी है वो इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने जिसमें इंटरेस्ट लिया उस विषय को पढ़ा, उस विषय में आपने उच्च योग्यता हासिल की और इस तरह के उच्चतर संस्थान से ही आपकी शुरुआत हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो यूनिवर्सिटीज हैं उससे भी आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार की नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसमें अपने जो संस्थान की जो कार्य हैं उसके बारे में बताया, अपने संस्थान के पाठ्यक्रम और शोध और पेटेंट के बारे में बताया और आने वाले समय में जो इस बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है, अपनी उपलब्धियों के द्वारा इस सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।